आज हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। मतलब सब्सटेंस जो है उसको कंडक्टिविटी के बेसिस पे या कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ करंट के बेसिस पे हम लोग टाइप्स में बांटे हैं। तो हेडिंग रहेगा हमारा मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कहिए या कंडक्टेंस कहिए, ये बात बराबर है, ठीक है। चलिए, ये हमेशा ही मेरा टेढ़ा चला जाता है, कुछ भी कोशिश करते हैं कि सीधा लिखे तो ये ऐसे जाते जाते इम्प्रूव कर जाता है, ठीक है। चलिए, अगर कंडक्टिविटी के बेसिस पे बात करें या फ्लो ऑफ करंट के बेसिस पे बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो सब्सटेंस है हमारा वो 3-4 टाइप में हम लोग बांटे हैं, जिसमें 3-4 नहीं मतलब 3 टाइप में बांटे हैं, जिसमें हमारा पहला आता है कंडक्टर, और दूसरा आता है हमारा इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर, और तीसरा आता है हमारा सेमीकंडक्टर। तो इसका हम लोग चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इसका चर्चा नहीं करना, हम लोगों को देखना है कंडक्टर के बारे में और इंसुलेटर के बारे में। तो अगर हल्का हल्का डेफिनेशन ऐसे तो हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा ट्राई करें, अगर डेफिनेशन के बारे में ट्राई करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्या है इसका डेफिनेशन? तो सब्सटेंस विच अलाउ to passage of electricity through them, कह सकते हैं, through them is called conductor, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इंसुलेटर का, तो जो अलाउ नहीं करता है, जो क्या करता है, जो अलाउ नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्सटेंस विच अलाउ टू नॉट अलाउ टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है। अब ये जो कंडक्टर है वो जितने भी मेटल्स हैं आपके सारे, वो सब क्या है? कंडक्टर्स हैं। और इसमें कह सकते हैं कि जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं वो सब क्या है आपका, इसमें भी आपका अगर बेस्ट कंडक्टर की बात करें, हाँ, नॉन मेटल्स में एक्सेप्ट आपका क्या आ गया? ग्रेफाइट आ गया। ग्रेफाइट जो है ना वो नॉन मेटल होते हुए भी क्या है? आपका कंडक्टर है। और इसमें आपका ये क्या नाम है, मेटल में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कंडक्टर है वो क्या है? आपका सिल्वर कह लीजिए, सिल्वर के बाद आपका कॉपर आता है, बाद में फिर एल्युमिनियम, आयरन वगैरह सब आता है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना सिल्वर में आपका कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तब हम लोग बात करते हैं कि जो कंडक्टर है वो 2 टाइप का, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। ये बेसिक था पहले से, ठीक है। मतलब कहें हम यहाँ पे, तो जो हमारा जो कंडक्टर है वो कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स है, ठीक है। जिसमें आपका जो पहला जो है आपका वो मेटालिक कंडक्टर है, और दूसरा जो है आपका क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। चलिए, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये अगर इसका है तो इसका डेफिनेशन कैसे देंगे या कैसे इसमें चार्ज का फ्लो होता है। तो जो मेटालिक कंडक्टर है, समझिएगा, जो मेटालिक कंडक्टर है ना उसमें चार्ज का फ्लो कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। मतलब it is due to
द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण है। और अगर इसकी बात करें, अगर इसमें हम लोग बात करें तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक है, इलेक्ट्रोलाइटिक है, तो इसमें आयन का फ्लो होगा। क्या होगा? इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। आयंस के फ्लो के कारण आपका ये कंडक्टिविटी शो करता है। लेकिन है या तो आयन हो इसमें, लेकिन कुछ तो फ्री सब्सटेंस होना चाहिए या पार्टिकल होना चाहिए जो आपको कंडक्टिविटी शो करे, ठीक है। अब देखिए सेकेंड जो लाइन है, इट इज नॉट accompanied decomposition of material या सब्सटेंस। मतलब इसमें जो कंडक्टिविटी होता है उसमें सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ कंडक्टिविटी होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक वायर यूज कर रहे हैं, कॉपर का एक वायर लगाए हुए हैं और वो करंट पास कर रहा है, पास करते करते वो गायब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो आपका तार कभी गायब नहीं होगा, ऊपर का रैपिंग प्लास्टिक वगैरह सब भले ही खराब हो जाए, लेकिन चाहे धूप गर्मी बरसात 1 साल 2 साल 5 साल 4 साल के लिए आप अगर एक वायर रखे हैं और उसमें कंडक्टिविटी फ्लो कर रहे हैं तो वो रहेगा, गायब नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या है, इट इज accompanied बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। दिख रहा है? हाँ ठीक, डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। चलिए और क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, तो ध्यान दीजिएगा ये 2 पॉइंट्स के बाद और भी हम लोग लिख सकते हैं। तो तीसरे पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग मिटाएंगे पहले, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर, मतलब इसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब ट्रांसफर ऑफ मैटर, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है ना, मैटर का ट्रांसफर होता है किसके फॉर्म में? आयंस के फॉर्म में, ठीक है। इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फॉर्म ऑफ आयन कह सकते हैं, आयन के फॉर्म में। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एनोड पे रखिए आप कोई मेटल को, थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा सारा मेटल कहाँ है, एनोड से हट के कहाँ चला गया, कैथोड पे चला गया, तो वो डिके कर जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो कंडक्टिविटी है, इसका हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि जो मेटालिक कंडक्टिविटी है, ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। कब? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका मेटालिक कंडक्टिविटी क्या है? डिक्रीज करता है। इसका मेटालिक कंडक्टिविटी क्या है? डिक्रीज करता है। समझ में आया? चलिए तभी क्या है, इसमें अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो है ना वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, आयंस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वो ज़्यादा मूवेबल होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो आपका क्या है, उसका आपका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो ये रहा ओवरऑल आपका मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। 12th वाले बच्चे जो बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। बाकी जो हम लोग कंपटीशन के लिए जो बैठने वाले हैं, नीट वाले, उनके लिए आपका क्वेश्चन हो गया क्या 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 नहीं है। और एडवांस वाले आपके लिए कंसेप्ट है, एडवांस के लिए, क्योंकि यहाँ तो ऐसा थ्योरी तो ज़्यादा पूछेगा नहीं, एडवांस के लिए आपका कंसेप्ट हो गया ये। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में और हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टिविटी है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स
इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या है इसका, अगर हम लोग डेफिनेशन जाने, बेसिक चीज़ है, बेसिक सब टर्म है, इसको जानना जरूरी है कि वो केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। वो सब्सटेंस जो कनेक्टिविटी शो करता है, कब, जब वो सॉलिड में होता है तब नहीं, या तो मोल्टेन हो और नहीं तो अगर एक्वस सॉल्यूशन में हो तब, मतलब अगर सॉलिड स्टेट में ये रहेगा तो ये कनेक्टिविटी शो नहीं करेगा। इन सॉलिड स्टेट अगर बोले तो नॉट शो कंडक्टिविटी, नॉट शो कंडक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी शो नहीं करता है। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत। अब इसके कनेक्टिविटी के बेसिस पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो दो टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कितने हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और दूसरा जो है वो आपका क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। समझेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या क्या है यहां पे। दो सब्सटेंस which completely ionizes in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन में जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये मोस्टली जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, वो सारे होते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें इनके अगर एग्जांपल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस एंड सॉल्ट कह सकते हैं, ठीक है। और अगर देखें तो आप यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। जितने भी इनऑर्गेनिक, लगभग ऑलमोस्ट कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसा शो करते हैं, उसका हम लोग डेफिनेशन, मतलब उसको हम लोग एग्जांपल में लिख लेंगे। जितने भी है ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं आप एग्जांपल में। तो अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, तो दो सब्सटेंस विच पार्शियली कह सकते हैं, या 100% नहीं कह सकते हैं। पार्शियली आयोनाइजेज इन एक्वस सॉल्यूशन, जो पूरी तरह से 100% आयोनाइज नहीं हो, तब हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल है इसका जो एग्जांपल होगा उसमें आ जाएगा आपका वीक एसिड। क्या हो जाएगा? एग्जांपल में आपका क्या हो जाएगा? आपका वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। वीक एसिड हो जाएगा आपका H3PO4, इनऑर्गेनिक आपका एसिड है, ये आपका वीक होता है। ये तो ऑर्गेनिक है HCl, और आपका यहाँ पे CH3COO, मतलब कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इतना के बाद भी अगर कोई एग्जांपल आपको लग रहा है कि हम अपने नोट्स में लिख सकते हैं तो उसको लिख लीजिएगा, बुक पढ़ेंगे जब दिखेगा तो उसको लिखिएगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हम कोशिश किए हैं लगभग कवर करने का, तो इस चीज़ को समझ लेना है, ठीक है। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, हमारा जो कंडक्टिविटी है उसको क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये कोई सॉल्यूशन है, ये कोई आपका सॉल्यूशन है, और इसमें जो है ना आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के जो है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी हैं वो आपको ब्लू वाले क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक आयन।
या आयंस कहिए, सीधा सीधा कहिए। और ये आपका है सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है। अब ध्यान दीजिएगा किस किस चीज पे ये डिपेंड करेगा, हमको रटना नहीं, हमको समझ लेना है कि ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। अच्छा ये बताइए, ये सॉल्यूशन है ना, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना। अगर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा मतलब आयंस ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, यही तो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कंसंट्रेशन ज्यादा तो मतलब आयंस ज्यादा, आयंस ज्यादा तो आपका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसमें पानी मिलाएंगे, अगर हम लोग पानी मिलाएं तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ये सॉल्यूशन। अगर हम लोग इसमें हम लोग क्या मिला दे, पानी मिला दे, तो सेम जो आयन है वो अब इतने दूर में अगर पानी मिला दे, मान लेते इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यही आयन देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यही आयन यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यही आयन यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यही आयन यहाँ भी आ सकता है, और यही वाला आयन यहाँ आ सकता है। मतलब जो इतने देर में ट्रेवल कर रहा था वो अब इतने बड़े एरिया में ट्रेवल कर रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि डाइल्यूशन के बाद आपका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आयन इतने देर में घूम रहा था वो और ज़्यादा घूम रहा है, ठीक है। यही चीज को हम लोग पॉइंट्स में लिखेंगे। अब देखिए, अगर ये मान लेते हैं आपका सॉल्यूट और ये सॉल्यूट, ये दोनों सॉल्यूट है, अगर इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाए, क्या हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए। जैसे मान लेते हैं आप घर में कोई काम करवा रहे हैं, आप एक लेबर लेके आए हैं, दो लेबर लेके आए हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को समझ लीजिएगा, लगभग आपका जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप दो लेबर लेके आए, ठीक है, दोनों में कोई मतलब जान पहचान नहीं है, तब वो ज्यादा काम करेंगे कि आप ऐसे दो लेबर लेके आइएगा जो आपस में दोस्त हैं, जो दोस्त हैं वो क्या करेंगे, गप करेंगे तो आपका क्या होगा, काम कम होगा। मतलब इसको हम लोग कंडक्टिविटी का रूप देते हैं कि अगर सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, अगर सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन नहीं है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। अगर सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन है, मतलब गपास्टिंग है, मतलब बैठ जाएगा, गप करने के लिए बैठ जाएगा, तो काम क्या होगा, कम होगा, मतलब कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया सॉलिड के बीच में। अगर मान लेते हैं आप जो लेबर लेके आए हैं वो आपको पहले से पहचानता हो, तो पता चला आप भी गप कीजिए और लेबर भी गप कर रहा है, तो भी काम होगा, नहीं होगा। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन भी अगर बढ़ेगा, इंटरेक्शन मतलब आपस में क्या कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, यारी कर सकते हैं। तो इंटरेक्शन किसी भी का हो, चाहे सॉल्यूट का हो, चाहे सॉल्वेंट और सॉल्यूट का हो, आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगा। क्या होगा, घटेगा। अब इसी चीज को हम लोग को थ्योरी के रूप में देख लेना है, ठीक है। पहला जो है आपका लिखे हैं इंटर आयोनिक। इंटर मतलब होता है दो के बीच में, ठीक है। अब बीच मतलब क्या, आपके अंदर नहीं, वो हो जाएगा इंट्रा। हम पहले भी बोले हैं इंट्रा और इंटर वर्ड को समझिएगा, ये होता है बीच में, किसके, दो के बीच में, किसी भी दो, मतलब दो आयन है उनके बीच का बात कर रहे हैं, ठीक है, आयन है उनके बीच का बात कर रहे हैं। अगर आपका हम बात करें इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन अगर बढ़ेगा आयन के बीच में, सॉल्यूट के बीच में, तो आपका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कंडक्टिविटी कहिए या कंडक्टेंस कहिए, यहाँ तो लिखे ही है, कहीं कहीं कंडक्टेंस लिखा रहता है बुक में, कहीं कहीं कंडक्टिविटी लगता है, दोनों सेम ही चीज है, कंडक्टेंस पढ़े या कंडक्टिविटी आप पढ़े, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि इंटर आयोनिक, यहां से आप लिख सकते हैं इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इंक्रीजेज, ठीक है, देन आपका क्या है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है? चलिए तब दूसरे अगर हम लोग पॉइंट्स पे आए, दूसरे अगर पॉइंट्स पे आते हैं, तो दूसरा पॉइंट आपका क्या है, पोलैरिटी ऑफ, देखिए अट्रैक्शन चाहे सॉल्यूट का हो, चाहे सॉलिड सॉल्वेंट का हो, दोनों केस में आपका कनेक्टिविटी क्या है, डिक्रीज करेगा। दोनों केस में कनेक्टिविटी क्या है, डिक्रीज करेगा। अगर हम लोग कहें पोलैरिटी की बात कहें, तो अगर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सॉल्वेंट का जो है आपका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या ज्यादा है, इफ सॉल्वेंट है हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब सॉल्वेंट का, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इफ सॉल्वेंट हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तब क्या होगा, इसका कंडक्टिविटी हायर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। then the conductivity
इज मोर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा तो कंडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा। क्यों कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपका आयनाइजेशन होने का, आयन में चेंज करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा आयन उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी, तो वही चीज़ तो लिखे हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ अगर हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो हम लोग पहले भी जस्ट लिखे हैं थोड़ी देर पहले कि आपका कंडक्टिविटी क्या है, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी क्या है, इंक्रीज करेगा। मेन रीजन ये है कि कंडक्टिविटी को इंक्रीज जब कर रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रहा है। क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रहा है आयंस का। किसका, आयंस का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, अब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। या आप कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करें, टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। समझ में ना। तो दोनों कंडीशन में आपका देखिए, विस्कोसिटी को समझिएगा, फिजिक्स में ऑलरेडी हम लोग को पढ़ना है। विस्कोसिटी क्या है, रुकावट मान के चलिए, रुकावट। देखिए इसको अलग अलग टर्म में पढ़ते हैं। जैसे अगर हम लोग सॉलिड सरफेस के बीच में पढ़ते हैं तो इसको फ्रिक्शन पढ़ते हैं। सॉलिड सरफेस के बीच में पढ़ते हैं तो फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा रुकावट, उतना ज़्यादा हम लोग देरी से चलेंगे, या कह सकते हैं गिरने का चांस उतना कम रहेगा। और जितना ज़्यादा चिकनाहट, या कह सकते हैं कि विस्कोसिटी कम या फ्रिक्शन कम, उतना ज़्यादा। तो सॉलिड के केस में हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। और अगर लिक्विड, दो लिक्विड के लेयर के बीच की बात करें तो हम लोग क्या होता है, विस्कोसिटी हम लोग टर्म लेते हैं, विस्कोसिटी। तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो लिक्विड ही है, तो लिक्विड में हम लोग विस्कोसिटी बात कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या है, एक टर्म आया यहाँ पे विस्कोसिटी। तो अगर हम लोग विस्कोसिटी को देखेंगे तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि विस्कोसिटी जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा, ये अगर इंक्रीज होगा तो आपका जो कंडक्टिविटी हो जाएगा वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, विस्कोसिटी इंक्रीज मतलब आयन के मूवमेंट में उतना ज्यादा बैरियर, उतना ज्यादा रुकावट, और जितना ज्यादा रुकावट तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तब है आपका डाइल्यूशन। डाइल्यूशन ऑलरेडी अभी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, इसको बस हम लोग लिख लेते हैं। अगर डाइल्यूशन की बात करें तो चाहे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो, ठीक है, आपका जो कंडक्टिविटी होगा वो क्या करेगा, हमेशा ही इंक्रीज करेगा। बोथ किसके लिए, बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और आपका क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, आपका जो कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन पे इंक्रीज करेगा ही करेगा। समझिएगा कि मान लेते हैं एक दोस्त है, आलसी दोस्त है। एक क्या है, आलसी दोस्त है, और आपका घर में है। तो मान लेते हैं वो घर के सेंटर पे है, तो यहाँ भी कभी कभी यहाँ आ सकता है, कभी यहाँ आ सकता है, कभी यहाँ आ सकता है, कभी यहाँ आ सकता है। यही आलसी दोस्त मान लेते हैं आपका ये वॉल्यूम बढ़ा दें, या घर का जो है ना रूम, उसका रूम बड़ा हो जाए, तो वो यहाँ भी आ सकता है, वो यहाँ भी आ सकता है, वो यहाँ भी आ सकता है, वो यहाँ भी आ सकता है। मतलब कंडक्ट तो कहीं जा सकता है ना, वो तो कहीं ट्रैवल कर सकता है, और उसका ट्रैवल करने का क्या है, आपका प्रोबेबिलिटी क्या है, बढ़ जाएगा। समझ में क्या है, बढ़ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी जो है ना इंक्रीज कर देगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जिसके आयंस ज़्यादा होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है कंडक्टिविटी तो ज़्यादा शो करेगा ही करेगा। लेकिन वीक पे डाउट होता है बच्चे लोगों की, वीक है तो खैर ये कैसे स्ट्रांग हो जाएगा, वीक है तो ये कैसे, मतलब इसका कनेक्टिविटी है ना कैसे ज़्यादा हो जाएगा, तो इस तरह से ज़्यादा होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। याद रखिएगा ये सब कनेक्टिविटी। मतलब आप छोटे फील्ड में हैं तो आप बॉल, छोटा गली क्रिकेट खेलते हैं तो छक्का चौका थोड़ा 10 मीटर की दूरी पे होता है। थोड़ा सा बड़ा फील्ड में जाते हैं तो थोड़ा सा और दूरी पे हो गया। और वही अगर बड़े फील्ड में खेलते हैं तो और दूरी, लेकिन वो छक्का जो मारते हैं वो तो छक्का ही रहता है ना, वही रहता है ना। समझ में आ रहा है, मतलब आपका जो है दौड़ने का कैपेसिटी या फील्डिंग करने का जो रेंज है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और जितना रेंज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका क्या है, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तब है कि डाइल्यूशन से एक चीज और आपका बढ़ जाता है। क्या क्या बढ़ जाता है, तो याद रखिएगा कि डाइल्यूशन आपका इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी दोनों
काहे इंक्रीज करता है, क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी जब हम लोग बढ़ाते हैं ना, कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं मतलब डाइल्यूट करते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए एक शरबत है और इसमें पानी है और इसमें क्या है आपका चीनी है और पानी है। अभी इसमें अगर सिर्फ पानी मिलाए तो मोलारिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि ये शरबत जो है ना फीका लगने लगेगा। वो क्या लगने लगेगा? फीका लगने लगेगा। तो जब हम लोग ये समझ सकते हैं तो ये इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी जो है ना आपका क्या है, नॉर्मलिटी, और इसके लिए मोलैरिटी, दोनों क्या करता है, डिक्रीजेज। अब कैसे डिक्रीज करता है यहाँ पे बस खाली जान लेना है, आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला भी आएगा हमारा और इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब ये थ्योरी वाला पार्ट रहा। इसके बाद जो है ना हम लोग मोलर कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कैसे निकालते हैं वो करेंगे अगले वीडियो में। इस थ्योरिटिकल पोर्शन था, इस चीज़ को समझ लीजिए। नीट वाले जो बच्चे हैं वो तो एकदम पढ़ें क्योंकि आपका इसी में कल्याण है, बता दे रहे हैं। और जो बोर्ड के लिए हैं उनका तो एक 2-3 समझ लीजिए कि ये छोटे छोटे 2-2 नंबर का जो है ना क्वेश्चन हो गया। मेंस वाले जो है भाई कंसेप्ट तो क्लियर करना होगा यहाँ से, ठीक है, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल पे जा सकते हैं। थैंक यू।